नमस्कार साथियों, केएस कॉम्पिटिटिव सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, आज उसी कड़ी में हम लोग संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें कह दिया गया है मूल अधिकार। इनको मौलिक अधिकार भी कहते हैं, अंग्रेजी में इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिन पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स और भारतीय नागरिकों को इनके माध्यम से कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, किस प्रकार से भारतीय नागरिकों की ये सुरक्षा करते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बड़े ही विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो के बाद आपको फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने के लिए किसी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देख लेते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, इनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स ये लिए कहाँ से गए। तो मौलिक अधिकार अधिकारों का वर्णन संविधान में क्या है? भाग 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक, अर्थात मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। अब बात करते हैं लिया कहाँ से गया। तो मौलिक अधिकार ये लिए कहाँ से गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। बात करते हैं इनकी संख्या कितनी है। शुरुआत में इनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 6 है। क्योंकि अनुच्छेद 31 में दिए गए संपत्ति के अधिकार को अब क्या कर दिया गया है? विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। विधिक अधिकार बना दिया गया है। भाग 12 के अनुच्छेद 300 के तहत तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा? ये मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। शुरुआत में अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनकी संख्या कितनी थी? कुल 7 थी। लेकिन बाद में क्या किया गया? ये लिया कहाँ से गया? कहाँ से किया गया है? 44वें संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको क्या किया गया? अनुच्छेद 31 में दिए गए संपत्ति के अधिकार, जो कि पहले क्या था? मूल अधिकार था, उसको अब विधिक अधिकार माना गया, विधिक अधिकार मान लिया गया और संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 में इसको अलग से रख दिया गया। अब यह क्या है? विधिक अधिकार है। इस प्रकार से हम देखते हैं वर्तमान में इनकी संख्या मौलिक अधिकारों की कितनी है? 6 रह गई है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं?
6 हैं। एक और बात है, मौलिक अधिकारों को क्या कहा गया है? मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है, इस तरीके से किसी भी देश के संविधान में इतना सारगर्भित तरीके से अधिकारों की बात नहीं की गई, चाहे वह अमेरिका का ही संविधान क्यों ना हो। इसलिए क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा मौलिक अधिकार क्या हैं। इनको भारतीय संविधान भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। लिए कहाँ से गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। शुरुआत में कितनी थी इनकी संख्या? 7 थी। उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। तो क्या है? अनुच्छेद 31 जो क्या था, पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में था, उसको अब क्या कर दिया गया? विधिक अधिकार का दर्जा देकर क्या कर दिया गया? संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत रख दिया गया। अब यह क्या है? एक विधिक अधिकार है। इस प्रकार से वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कुल कितनी है? 6 रह गई है। एक और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? उसमें विकल्प में बहुत सारी चीजें लिखती हैं। अनुच्छेद 32 रख दिया जाएगा और अनुच्छेद 32 रख दिया जाएगा, मैग्ना कार्टा रख दिया जाएगा और एक दो विकल्प बना दिए जाते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं इनके प्रकारों की बात। मौलिक अधिकार के प्रकार तो कुल कितने हैं? कुल 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? समता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है समता का अधिकार। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ तक दिया गया है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में क्या दिया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। उसके बाद में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 31 तक।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। इस प्रकार से हम लोगों ने मौलिक अधिकारों के प्रकार देखे। कुल कितने हैं? 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे क्या है? समता का अधिकार। यह कहां से कहां तक दिया? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन मिलता है संविधान में। नंबर 2 की बात करते हैं तो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। या क्या है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 23 और 24 में मिलता है। उसके बाद में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है संविधान में। उसके बाद 5 नंबर पे आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ये अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 31 तक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। 6वें नंबर पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया समता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 अनुच्छेद 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की बात की जाए तो अनुच्छेद 29 से लेकर 31 तक इसका वर्णन देखने को मिलता है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत इसको वर्णित किया गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने 6 जो मौलिक अधिकार हैं उनके नाम जाने और उनमें कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं उनके बारे में बात की। अब हम लोग इनको बारी बारी से एक एक अनुच्छेद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए साथियों, अब हम लोग देखेंगे नंबर 1 पर समता का अधिकार। समता का अधिकार ये कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक है। अब इनके आर्टिकल्स को हम लोग एक एक करके विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है? विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार अर्थात सभी लोग कानूनी रूप से समान हैं। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? विधि के समक्ष समता के अधिकार की बात की गई है, अर्थात इसमें विधि के समक्ष सभी लोग क्या हैं? एक समान ही है, अर्थात सभी को एक समान विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। इसी तरीके से देखते हैं आर्टिकल 15 इसमें क्या है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर दुर्व्यवहार का प्रतिषेध। अर्थात हम कह सकते हैं अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, उसके धर्म, उसके लिंग, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। दुर्व्यवहार को क्या करता है या प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 15। कहने का मतलब ये है कि
कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति उसको जो है, चाहे उसकी कोई भी जाति हो, उसका कोई भी धर्म हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, या उसका जन्म किसी ऐसी जगह पे हुआ है जो बहुत ही निचले निकृष्ट नजरिए से देखा जाता हो, इन सब चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसके विरुद्ध जो है संविधान के अनुच्छेद 15 में उसको संरक्षण प्रदान किया गया, या उसका क्या है, मौलिक अधिकार है। आगे देखते हैं आर्टिकल 16 यानी कि 16 में क्या दिया गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अर्थात हम कह सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 16 में क्या किया गया है, लोक नियोजन अर्थात सरकारी सेवाएं जो हैं उनमें नियुक्ति आदि के संबंध में, जो सरकारी सेवाएं हैं या कोई सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति का मामला है, उस संबंध में सभी लोग जो हैं, भारत के सभी नागरिक क्या हैं, समान रूप से क्या है, उसके लिए प्रतिभाग करने के लिए दावेदार हैं, यानी कि उनको सबको जो है समान अवसर प्रदान करने का प्रावधान कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 16 के तहत दिया गया। अर्थात किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार हमें दिया गया है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत वह क्या है, सभी नागरिकों का क्या है, मौलिक अधिकार है। आगे देखते हैं आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता अस्पृश्यता का अंत। यह अनुच्छेद सभी परीक्षाओं में, लगभग हर परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। पीसीएस में कई बार पूछा गया है, विभिन्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाने वाला, सबसे अधिक पूछा जाने वाला यह अनुच्छेद है। कौन सा, अनुच्छेद 17 विकल्प में पूछ दिया जाता है। तो यह क्या करता है, अस्पृश्यता के अंत करता है, अर्थात छुआछूत। जो कोई ऐसे वर्ग हैं जैसे SC ST हैं या कोई अन्य वर्ग हैं जो क्या कहते समाज के निचले तबके में जीवन यापन कर रहे हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की छुआछूत का भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। अर्थात उनके साथ अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किसमें दिया गया, अनुच्छेद 17 के तहत उनके साथ किसी भी प्रकार के छुआछूत या भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान दिया गया है। अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 18। इसमें क्या किया गया है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसमें क्या है, सेना व शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर। अर्थात अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है, भारत का नागरिक जो है उपाधियां, किसी भी देश से कोई भी उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता है, विभिन्न प्रकार की उपाधियों का पदच्छेद करता है। इसमें सेना से कोई उपाधि मिलती है, जैसे कि कोई मेडल मिला हुआ है या कोई शैक्षिक सेवा कुछ इस प्रकार से दी गई, उसमें डॉक्टरेट आदि की जो उपाधियां दी जाती हैं, उन सबको छोड़कर उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अन्य उपाधियां जो है नागरिकों के लिए उनका क्या है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसा कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 18 में बताया गया, यानी कि उपाधियों के अंत के बाद अनुच्छेद 18 करता है। इस प्रकार से हम लोगों ने समता का अधिकार जो था अनुच्छेद 14 से 18 तक एक एक अनुच्छेद को हम लोगों ने बड़े ही विस्तार से पढ़ा, और यहाँ से जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सब के बारे में चर्चा कर ली। इतना आप पढ़ लेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो यहाँ से आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक क्या देखने को मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक देखने को मिलता है। तो पहले नंबर पर आता है आर्टिकल 19। इसमें बहुत
सारे सब आर्टिकल हैं 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6). इसमें देखते हैं अनुच्छेद 19(1) में क्या दिया गया है। बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार। और इसमें क्या दिया गया है, इसी को कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने का अधिकार। और क्या दिया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में, की स्वतंत्रता। और क्या दिया गया है, झंडा फहराना। और क्या दिया गया है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन इत्यादि कई चीजें इसके अंतर्गत दी गई हैं। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत क्या कहा गया है, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार। 19(3) में क्या दिया गया, सभा व समूह बनाने का अधिकार। 19(4) में क्या किया गया, भारत में कहीं भी अवैध रूप से आने जाने का अधिकार। उन्नीस 5 में क्या गया, भारत में निवास करने का अधिकार। भारत में आजीविका हेतु व्यापार आदि का अधिकार। इस प्रकार से हम लोगों ने स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19 को विस्तार से पढ़ा। उसके 6 उपखंडों के बारे में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले अनुच्छेद 19(1) में क्या कहा गया है, बोलने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया, बोलने का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19(1) में आती है। अगर कोई खिलाड़ी किसी मैच को जीतता है तो उसके द्वारा झंडा फहराने या झंडा शो ऑफ करने के लिए झंडा फहराने का अधिकार है, वह भी कहाँ है, अनुच्छेद 19(1) के तहत आता है। और कोई किसी भी मुद्दे पर सरकार से कोई सूचना मांगना है, किसी विभाग की कोई सूचना मांगना है तो उसके लिए आरटीआई इत्यादि डालने का भी अधिकार अनुच्छेद 19(1) में दिया गया। उसके बाद क्या है, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 19(2) में दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 19(3) के तहत क्या दिया गया, उसमें सभा और समिति, सभा व समूह बनाने का अधिकार दिया गया है। और 19(4) के तहत क्या, भारत में कहीं भी अवैध रूप से आने जाने का अधिकार, अर्थात भारत के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के आना जाना कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। अनुच्छेद 19 के खंड 5 में क्या दिया गया, भारत में निवास करने का अधिकार दिया गया है, कहीं भी रह सकते हैं। और 6वें नंबर पे है क्या है, भारत में आजीविका है तो व्यापार आदि करने का अधिकार है। इसको एक तरीके से हम लोग समझने के लिए इस तरीके से समझ लेंगे, अगर कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों से नाराज है तो वो क्या करेगा, बोलना शुरू करता है। सबसे पहले बोलना शुरू करता है, चाहे वो प्रेस के माध्यम से बोलता है या आरटीआई के माध्यम से कोई सवाल जवाब करता है सरकार से। उसके बाद जब उसकी बात नहीं सुनी जाती तो वो क्या करता है, शांतिपूर्ण ढंग से क्या करता है, एकत्रित होने का अधिकार, यानी तब क्या करता है, वो शांतिपूर्ण ढंग से बहुत सारे लोगों के साथ एकत्रित होकर अपनी बात रखने का प्रयास करता है। उसके बाद
19(3) में क्या किया गया, जब बात रखने से तब भी बात नहीं बनती, तब वह क्या करता है, छोटी छोटी सभाएं करने लगता है, या समूह में अपनी बात रखने के लिए क्या करता है, विवश होता है तो क्या करता है, सभा व समूह बनाता है। अनुच्छेद 19(3) के तहत 4 में क्या है, 4 में क्या करता है, जब सभा और समूह बना लेता है फिर क्या करता है, भारत में कहीं भी अबाध रूप से आने जाने का अधिकार। जैसा कि हमें कोई समस्या है तो हम पहले लखनऊ में धरना करते हैं, नहीं सुनी जाती तो उसके बाद क्या करते हैं, हम दिल्ली चले जाते हैं, वहां धरना करने लगते हैं, तो क्या करते हैं, अबाध रूप से आने जाने का भी अधिकार दिया गया। उसके बाद में क्या आता है, भारत में कहीं भी 19(5) में क्या, भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार दिया गया। जब कोई व्यक्ति कहीं रहने लगता है तो वो क्या करता है, जब वहाँ रहेगा तो उसको खाना पीना भोजन इत्यादि विभिन्न चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो जब आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह क्या करेगा, कोई ना कोई काम धंधा उसको करना ही पड़ेगा, कोई नौकरी करेगा या कोई अपना व्यापार वाणिज्य करेगा, तो उसका अधिकार कहाँ दिया गया, अनुच्छेद 19 के भाग 6 के तहत क्या किया गया, भारत में आजीविका हेतु व्यापार आदि करने का अधिकार उसको प्रदान किया गया। इस प्रकार से हम लोगों ने अनुच्छेद 19 को बहुत ही विस्तार से पढ़ा, स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 19 को बहुत ही विस्तार से पढ़ा। इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 20 में क्या दिया गया, अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण क्या दिया गया है, आर्टिकल 20 में क्या दिया गया, अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी मामले में अगर दोषी ठहराया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। वह कौन कौन से हैं, वर्तमान कानून के अनुसार ही कार्यवाही होनी चाहिए। अर्थात इसका मतलब क्या है, वर्तमान कानून के अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि 2018 में किसी व्यक्ति या 2024 में किसी व्यक्ति को किसी अमुक मामले में दोषी ठहराया गया, तो उस मामले से संबंधित जो कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं, जो दंड दिया गया, मान लेते हैं उसके लिए 5 साल के दंड के प्रावधान किया गया है, जो उसने जो कोई कुकृत्य किया है उसके लिए। अब आगे उसकी सुनवाई चलती रहती है और आगे उसको अगर उसके लिए कोई प्रावधान ऐसा बन जाता है कि दोबारा से उसको 5 साल की सजा उसमें बना दी गई, पहले 4 साल की थी, तो ऐसा नहीं है कि उसको एक बार दोषी ठहराया जा चुका है तो दोबारा उसको 5 साल के लिए पुनः से दंड काटना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा क्या है, वर्तमान कानून के अनुसार ही उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। एक बार अपराध करने पर एक ही बार दंड दिया जा सकता है। अर्थात किसी व्यक्ति को किसी मामले में एक बार अगर दंड दे दिया गया या सजा दे दी गई तो उसको दोबारा उस व्यक्ति को दूसरी बार उसी दंड के लिए दोबारा उसको जो है दंडित नहीं किया जा सकता। ऐसा अधिकार कहाँ दिया गया है, उसको अनुच्छेद 20 के तहत दिया। और इसका प्रावधान है क्या है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए इस प्रकार के संरक्षण की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 20 में की गई है। अर्थात अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संबंधित जो मेन बातें थी वो हम लोगों ने इसमें देख ली। क्या है, वर्तमान किसी भी व्यक्ति को वर्तमान कानून के अनुसार ही उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो उस समय पर जो दंड का प्रावधान होगा वही दंड उसको संबंधित दोष के लिए या संबंधित अपराध के लिए दिया जाना चाहिए। एक बार किसी अपराध को करने के लिए अगर उसको दंडित कर दिया गया है तो वो उस दंड को भोगने के बाद दोबारा उसी
अपराध के लिए उसको पुनः दोषी या दंडित नहीं किया जा सकता, ऐसा भी इसमें संरक्षण दिया गया है। और स्वयं के विरुद्ध उसको गवाही देने के लिए भी विवश नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से अनुच्छेद 20। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है। तो ये क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें इसको क्या कहते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के नाम से जाने थे, अर्थात जीवन जीने का अधिकार, इसको क्या कहते हैं, जीवन जीने का अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। यह अनुच्छेद बहुत ही, इसमें बहुत सारे विषय समाहित हैं। समय समय पर इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत संशोधन किए जाते रहे हैं। इस प्रकार से यह अनुच्छेद 21 जो है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में बहुत सारी चीजें बाद में जोड़ी गई, जैसे निजता का अधिकार हो गया, पर स्वच्छ पर्यावरण में सांस लेने का अधिकार, अच्छी सड़कों पर चलने का अधिकार, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वायु इत्यादि का अधिकार, निजता का अधिकार, ऐसे ही बहुत सारी चीजें इसमें बाद में समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जोड़ी जाती रही हैं, जिनको हम लोग देखेंगे। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है, निजता का अधिकार आता है, निजता का अधिकार, इसको कहते हैं राइट टू प्राइवेसी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजता होती है जिसको बिना परमिशन के भंग नहीं किया जा सकता। निजता का अधिकार हो गया। स्वच्छ वातावरण में सांस लेने का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, अच्छी सड़क व घर का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, गंभीर बीमारी आदि की स्थिति में इलाज का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 21 जो है बहुत ही बृहद रूप ले चुका है। समय समय पर इसमें विभिन्न संशोधन किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इसमें क्या क्या जोड़ दिया गया है, निजता का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक निजता होती है, उसको बिना उसके परमिशन के उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। और व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण में सांस लेने का अधिकार है, स्वच्छ जल पीने का अधिकार है, जो स्वच्छ जल पीने का अधिकार रखता है, अच्छी सड़क अर्थात उसको आवागमन के लिए अच्छी सड़कें, वह भी उसका अधिकार है, और अच्छे घर और आरामदायक घर में रहना भी उसका अधिकार है। निःशुल्क विधिक सहायता, यदि कोई व्यक्ति गरीब है या उसके पास विधिक सहायता लेने या अपना वकील करने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सरकार उसको क्या करेगी, निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी। ऐसा उसका क्या है, मौलिक अधिकार है। गंभीर, अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाती है या कोई ऐसी स्थिति हो जाती है जिसका इलाज कराना उसके लिए संभव नहीं है, अर्थात उसकी माली हालत सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सरकार का दायित्व बनता है कि वह उसका क्या उचित इलाज कराकर उसके जीवन को बचाने का काम करे। इस प्रकार से बीमारी में इलाज आदि का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ही
समाहित किया गया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जीवन जीने के अधिकार के नाम से जाना जाता है अनुच्छेद 21 को। आप इसको नोट करते चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से बहुत सारे सवाल, जितने भी पॉइंट लिखे हैं उतने सारे सवाल यहाँ से अभी तक पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। 21 में एक पॉइंट छूट गया जो 21A के तहत इसमें जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया, 78वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, कब हुआ था, 78वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। बाहर शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में क्या किया गया, 78वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। उसमें क्या जोड़ दिया गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है। तो अनुच्छेद 21A में क्या किया गया, 78वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में। इसमें क्या जोड़ दिया गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, यह भी क्या है, मौलिक अधिकार बना दिया गया। आगे देखते हैं आर्टिकल 22। कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। इसमें क्या दिया गया है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण किसमें दिया गया, अनुच्छेद 22 के तहत दिया गया है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण। इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है वह क्या है, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, और क्या, गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार, और क्या है, अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार। इस प्रकार से हम लोगों ने अनुच्छेद 22 में क्या देखा, अगर कोई व्यक्ति किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है या किसी मामले में दोषी ठहराया जाता है तो उसको गिरफ्तारी से विभिन्न तरीके से संरक्षण प्रदान किया गया है, या उसकी गिरफ्तारी पर संरक्षण की बात की गई। इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो वह अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार रखता है, अर्थात वह पूछ सकता है कि मुझे किस दोष के लिए गिरफ्तार किया गया है। और अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में उसे 24 घंटे के अंदर जो है नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या होगा, उसे पेश करना होता है। ऐसा क्या है, उसका अधिकार है। इस समय, इस 24 घंटे का समय, इसमें आने जाने के समय को नहीं जोड़ा जाता है, अर्थात आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे से पहले पहले उसको किसी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना जरूरी होता है, ऐसा मौलिक अधिकार में बताया गया अनुच्छेद 22 में। और वह क्या कर सकता है, अपनी पसंद का वकील अपना पक्ष रखने के लिए वह क्या होता है, अपनी पसंद का वकील रखने का भी अधिकार रखता है। इस प्रकार से अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में और कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसके विभिन्न प्रकार के उसकी गिरफ्तारी के प्रति
के समक्ष उसको संरक्षण दिए गए हैं। आगे देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 व 24 अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ दिए गए हैं? मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 23 और 24 में क्या किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात की गई है। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल या अनुच्छेद 23। इसमें क्या दिया गया है? मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार से मतलब स्त्री व पुरुषों की खरीद फरोख्त, खरीद और बिक्री। मानव दुर्व्यापार मीन्स स्त्री व पुरुषों की खरीद फरोख्त, जबरन काम कराना, वेश्यावृत्ति, धमकाना, दैनिक मजदूरी के बिना काम आदि। इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है? मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध, यानी कि किसी भी प्रकार से स्त्री व पुरुषों की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी, ना तो उनसे कोई जबरदस्ती कोई काम कराया जाएगा, और उनको वेश्यावृत्ति के लिए उनको धमकाया नहीं जाएगा, उनको जबरन वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। दैनिक मजदूरी के बिना जो है किसी को भी जबरदस्ती काम पर नहीं रखा जा सकता है। इसका संरक्षण कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दिया गया है। मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का निषेध किया गया है। बलात्श्रम का मतलब क्या है? जबरदस्ती किसी को किसी काम के लिए उकसाना या जबरदस्ती बिना मजदूरी के किसी से कोई काम कराना। आगे देखते हैं आर्टिकल 24। इसमें क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखानों, कोयला खदानों, रेलवे फैक्ट्री आदि में नियोजन से संरक्षण। इस प्रकार अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है? 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको क्या है? कल कारखानों, कोयला खदानों तथा रेलवे फैक्ट्री आदि विभिन्न प्रकार के ऐसे उद्योग जिसमें उनके जान और माल का खतरा है, ऐसे उद्योगों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता, अर्थात उनको ऐसे उद्योगों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के कार्यों के लिए उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है। अच्छा, 14 में क्या दिया गया? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कल कारखानों, कोयला खदानों, रेलवे फैक्ट्री आदि में नियोजन से संरक्षण दिया गया है। उनको ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता जिसमें उनको जान और माल का खतरा हो।
अन्य कार्यों जिसमें उनको इस तरीके की कोई समस्या नहीं है उसमें नियुक्त किया जा सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने अनुच्छेद 23 और 24 को पढ़ा। इसमें क्या है, मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों इत्यादि में नियुक्त करने से निषेध। यहाँ देख लेते हैं, इसको याद करने के लिए अब बात आती है कि कभी कभी ध्यान नहीं रहता है कि अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार बलात्सर्म पढ़ा था या 24 में पढ़ा था या 23 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात कही गई थी। तो इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, 24 का 4 और 14 वर्ष का 4, 4 4 मिला के अगर इसको याद करेंगे तो अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात की गई है और 23 में क्या किया गया, मानव दुर्व्यापार और बलात्सर्म की बात की गई है। इस प्रकार से हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकारों को बहुत ही विस्तार से जाना। चलिए साथियों, आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह कहाँ दिया गया, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन मिलता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 25 में क्या दिया गया है। तो अंतःकरण तथा धर्म को अबाध रूप से मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार, यह कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 25 में दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया है। कुछ धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता इनको दी गई है, यानी कि 26 में क्या है, धार्मिक मामले जो हैं उनके प्रबंधन की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है, अपने तरीके से हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपने तरीके से क्या कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इसका प्रावधान क्या, अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 में क्या दिया गया है, किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान से छूट दे दी गई है। अर्थात कोई विशेष धर्म है जिसके अनुयायी जो है उसको अगर प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो उसके लिए धन की आवश्यकता अगर पड़ती है तो उसमें क्या है, उस पर लगने वाले करों से क्या किया गया है, उनको छूट प्रदान की गई है ताकि वह आसानी से अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकें और उसे प्रोत्साहित कर सकें विदेशों तक। आगे देखते हैं अनुच्छेद 28। 28 में क्या है, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों या उनके आदेशों को मानने या उसकी उपासना करने के लिए स्वतंत्रता दी गई। अर्थात कोई ऐसा शैक्षिक संस्थान जिसको राज्य के द्वारा जो है वित्त पोषित है या राज्य के द्वारा उसको सहायता दी जा रही है, वहाँ का जो प्रबंधन है वो वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को किसी तरीके से धार्मिक उन्माद के लिए उकसा नहीं सकता या उनको धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है। उसके लिए उसके संरक्षक की या उसकी सहमति की आवश्यकता होगी। अगर नाबालिग है तो उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी। अर्थात कोई भी संस्थान जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के लिए जबरदस्ती फोर्स करके मानने के लिए विवश नहीं कर सकता है, अर्थात उसकी उपासना करने के लिए क्या करना है, विवश नहीं कर सकता है। अर्थात इन सब के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है किसमें, अनुच्छेद 28 के तहत किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता है। ऐसा कहाँ, अनुच्छेद 28 में दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ देखने को मिलता है, अनुच्छेद 29 से 31 तक देखने को मिलता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों का अधिकार। अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। इसमें क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनके हितों के संरक्षण की बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 29 में की गई है। वह अपने तरीके से अपने सांस्कृतिक धरोहर को सजो के रख सकते हैं, अपनी संस्कृति के अनुसार क्या कर सकते हैं, वो जीवन यापन कर सकते हैं और अपने किसी भी धर्म को अपने अनुसार जो है उसकी शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के द्वारा शैक्षणिक संस्थान बनाने तथा उसके प्रबंधन का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपना निजी शैक्षिक संस्थान बना सकता है, सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकता है और उसका प्रबंधन भी कर सकता है, अर्थात उसमें अपना धन लगा सकता है, अपने तरीके से उसको मैनेज कर सकता है। यह सब अधिकार कहाँ दिए गए हैं, अनुच्छेद 30 में दिए गए हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 क्या है, पहले यह क्या था, मूल अधिकार की श्रेणी में आता था, वर्तमान में इसको जो है संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। अब यह क्या है, संविधान के भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300A में इसको क्या किया गया है, विधिक अधिकार की संज्ञा दे दी गई। अर्थात अब यह मूल अधिकार नहीं बचा है, संपत्ति का अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, अब यह क्या है, विधिक अधिकार है।
इस प्रकार से हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या अब वर्तमान में कुल कितनी है? 6 है, क्योंकि पहले 7 थी, अब 31 को खत्म कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को क्या हो गया? विधिक अधिकार हो गया अनुच्छेद 301 के तहत। चलिए साथियों, अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 अपने आप में क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा के नाम से किसने कहा था? डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इसको संविधान की आत्मा कहा था और मूल अधिकारों का संरक्षक कहा था, इत्यादि नामों से इसको सुशोभित किया गया। और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान देखने को मिलते हैं। भाग 3 में दिए गए जो मूल अधिकार हैं उनके उल्लंघन की स्थिति में क्या करता है? ये उपचार प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से, उच्च न्यायालय के माध्यम से क्या है? ये उपचारात्मक कार्यवाही करता है। अनुच्छेद 32 आगे क्या है? मूल अधिकारों के अधिकारों का अधिकार कहा गया। अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? जो भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके अधिकारों का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 32 है। नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू कराने का अधिकार कहाँ मिलता है देखने को? अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको लागू कराने की शक्ति कहाँ है? अनुच्छेद 32 में दी गई है। और जो भाग 3 में दिए गए अधिकार हैं उनमें संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। यह कहाँ पता चलता है? अनुच्छेद 32 के माध्यम से पता चलता है। संविधान की आत्मा इसको कहा गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसको कहा गया संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, मूल अधिकारों के संरक्षक की संज्ञा दी गई है और मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में यह रिट जारी कर सकता है, अर्थात उसको रिट के माध्यम से पता कर सकता है किस मूल अधिकार के किस स्थिति तक उसमें उसका उल्लंघन किया गया है और क्यों नहीं लागू किए जा रहे। विभिन्न प्रकार की रिटें जारी, 5 प्रकार की रिट जारी करती है और रिट जारी करने की अधिकारिता उच्च न्यायालयों के पास भी होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो वह सुप्रीम कोर्ट न जाके सबसे पहले उसको उच्च न्यायालय में जाना चाहिए, परंतु वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। वह सीधे सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकता है और अपने मूल अधिकारों के उपचारात्मक कार्यवाही के लिए अनुच्छेद 32 के तहत बिना अपील के सुनवाई करने का अधिकार नागरिकों को अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया। इसलिए अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज भारतीय संविधान के भाग 3, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, संविधान में इसकी एक विशेष स्थिति है। इसके माध्यम से हमारे नागरिकों को, हमारे देश में रहने वाले नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए। उनको बोलने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार, बलात्कार, मानव दुर्व्यापार से निषेध और गिरफ्तारी इत्यादि के बारे में संरक्षण इसमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम लोगों ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर देखा। वीडियो देखने के बाद आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी और इसको 2-3 बार देख लेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे और इसको बार बार देखने के बाद यह टॉपिक जो है पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा। आगे आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से जितने भी सवाल बनेंगे वो सवाल आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भेजें ताकि वह भी अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।